मैं प्रीतम सिंह मैं प्रीतम सिंह चंद्रा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं समाजशास्त्र फैकल्टी जो यूजीसी नेट, यूपी पीजीटी, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी जीडीसी, यूपी जीआईसी, यह हर जहाँ जहाँ समाजशास्त्र सब्जेक्ट एक विषय के रूप में होता है वहाँ वहाँ के लिए तैयारी कराई जाएगी। उसके बाद हम देख रहे थे अभी पिछले 2 वीडियो में हम 40 सवालों को देख चुके हैं। 40 सवालों को देख चुके हैं जो बिहार 3.0 से संबंधित क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो अगला सवाल हम देखेंगे इसमें, अगला सवाल देखेंगे हम इसमें अगला सवाल देखेंगे 111। इसमें 111 से 41वां क्वेश्चन इसलिए शुरू हो रहा है, मैं पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि इसमें शुरू के जो बिहार में पेपर होता है उसमें शुरू के 40 क्वेश्चन जीएस के होते हैं एवं 30 क्वेश्चन भाषा के होते हैं, भाषा के होते हैं। इसीलिए 71 क्वेश्चन से हम लोगों का विषय समाजशास्त्र शुरू होता है वहाँ के पीजीटी में 71 नंबर क्वेश्चन से हम लोगों का सब्जेक्ट शुरू होता है जो हम आज देखेंगे। इसमें 111वां क्वेश्चन, 111वां क्वेश्चन जो क्वेश्चन है द डेथ ऑफ द फैमिली, द डेथ ऑफ द फैमिली पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए है डेविड कूपर, ऑप्शन ए है डेविड कूपर, ऑप्शन बी है आर डी लैंग, आर डी लैंग है, ये गलत लिखा हुआ है, आर डी लैंग है। उसके बाद ऑप्शन सी है के एम पणिक्कर, के एम कपाड़िया, के एम कपाड़िया। इसमें के एम कपाड़िया के एम कपाड़िया और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। जब भी हम बिहार का या छत्तीसगढ़ का पेपर देखते हैं अभी कुछ नए ट्रेंड भी देखे जा रहे हैं, जैसे राजस्थान में भी 5वां ऑप्शन जोड़ा गया है। लेकिन लेकिन जो छत्तीसगढ़ और बिहार में होता है उसमें 5वां ऑप्शन उत्तर देने के लिए होता है, उसमें वह काउंट किया जाता है। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है। राजस्थान में क्या किया जाता है कि 5वां ऑप्शन जो क्वेश्चन आप छोड़ते हैं उसके लिए वह ऑप्शन आपको गोला करना होता है। तो हम इस प्रश्न का आंसर है डेविड कूपर, डेविड कूपर। इसमें ऑप्शन ए सही है, डेविड कूपर। डेविड कूपर ने डेविड कूपर ने कहा था, यह आधुनिक परिवार के बारे में इन्होंने ऐसी अवधारणा विकसित की जिसे कहा था कि जो परिवार है वह मृत्युगाह है। इन्होंने कहा था जो परिवार है वह आधुनिक परिवार मर चुका है, आधुनिक परिवार मर चुका है। आधुनिक समाज में परिवार मर चुका है, आधुनिक समाज में परिवार मर चुका है एवं लोग अपने पर्सनल या द्विव्यक्ति या यूं कहें कि एकल नाभिकीय परिवार को तवज्जो दे रहे हैं। इसके आगे हम दूसरा सवाल देखेंगे। अब इसमें आज का दूसरा सवाल हम देखेंगे, आज का दूसरा सवाल हम देखेंगे। आज का दूसरा सवाल है परिवार के विविध पारिवारिक स्वरूप को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? इसमें है, प्रश्न है परिवार के विविध विविध परिवार के विविध पारिवारिक स्वरूपों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? इसमें ऑप्शन ए है निवास का नियम, ऑप्शन बी है उत्तराधिकार का नियम, ऑप्शन सी है भोजन पद्धति, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है इसमें? इसमें ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त में एक से अधिक। इसका मैं बताता हूं। इसमें ये भी सही है, निवास का नियम, उत्तराधिकार का भी नियम इसमें शामिल होता है। निवास के नियम में हम जब भी देखते हैं, निवास के नियम के आधार पर परिवार को 2 रूपों में बांटा गया है। निवास के आधार पर
निवास के आधार पर परिवार को दो रूपों में बांटा गया है। परिवार को दो रूपों में बांटा गया है निवास के आधार पर। दो रूपों में बांटा गया है। पहला है मातृस्थानीय परिवार। मातृस्थानीय परिवार। और दूसरा है पितृस्थानीय परिवार। पितृस्थानीय परिवार, इसमें हम देखते हैं मातृस्थानीय परिवारों में जैसे कि हम ले सकते हैं जैसे होता है नायरों में जो परिवार है वह मातृसत्तात्मक परिवार है। जो दक्षिण भारत के नायर होते हैं वह मातृसत्तात्मक परिवार होते हैं। गारो खासी जयंतिया भी मातृसत्तात्मक परिवार में आते हैं जो मेघालय की पहाड़ियों में पाए जाते हैं, या ब्रह्मपुत्रा के दक्षिण में भी हम कह सकते हैं। उसके बाद पितृ स्थानीय परिवार जो हिंदू सामाजिक परिवारों में, भारतीय हिंदू परिवारों में, या यूं कहें कि आधुनिक परिवार में ज्यादातर परिवार या सभ्य समाजों में ऐसे परिवार होते हैं जो पितृ स्थानीय परिवार होते हैं। पितृ स्थानीय परिवार का मतलब है कि हम मतलब मातृस्थानीय परिवार का पहले हम बता रहे हैं। मातृस्थानीय परिवार का मतलब है जैसे कभी जब जन्म हो शादी के बाद शादी के बाद शादी के बाद लड़की अपने माँ के घर ही रह जाती है एवं जो उसका हस्बैंड होता है वह वह घर जमाई बनकर रहता है और वहाँ पर जो सत्ता होती है या यूं कहें कि जो स्थानीयता मतलब जो उस परिवार को जाना जाएगा वह उसके माँ के या उस महिला के नाम से जाना जाएगा जहाँ वह रहती है। पितृस्थानीय परिवारों में क्या होता है कि पितृस्थानीय परिवारों में लड़का शादी के बाद दुल्हन को विदा करा के लेके आता है एवं जैसे कि हम लोग सामान्यतः देखते हैं अपने भारतीय या सभ्य परिवारों में कि लड़का शादी करके आता है और अपने अपने पिता के घर अपनी पत्नी के साथ रहता है, उसे पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। ऐसे ही उत्तराधिकार का नियम जो है, उत्तराधिकार के नियम के आधार पर भी हम लोग परिवार को बांटते हैं। उत्तराधिकार के आधार पर भी दो प्रकार का होता है। उत्तराधिकार के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, परिवार दो प्रकार का होता है। पहला है पहला है पहला है जैसे जब उत्तराधिकार आएगा तो उसमें पहला है उत्तराधिकार या सत्ता उसे ही कहते हैं, तो होता है मातृसत्तात्मक और दूसरा पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक ऐसे ही यह परिवार पाए जाते हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन डी सही है। उपयुक्त में एक से अधिक होगा। अगला सवाल हम देखते हैं। अब अगला सवाल इसमें देखते हैं। आज का तीसरा सवाल आज का तीसरा सवाल इसमें इनमें से किसने पति पत्नी के रिश्ते पर प्राथमिक जोर है। मतलब जो इसमें से किसमें पति पत्नी पर प्राथमिकता से जोर दिया जाता है, किस प्रकार के परिवार में यह बात कर रहा है। तो पहला है दाम्पत्य मूलक परिवार, दूसरा है रक्त मूलक परिवार, तीसरा है सम्मिश्रित परिवार, चौथा
उपर्युक्त में से एक से अधिक और पांचवा उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, दाम्पत्य मूलक परिवार। दाम्पत्य मूलक परिवार का तात्पर्य है एकल नाभिकीय परिवार। इसे नाभिकीय परिवार भी कह सकते हैं। एकल नाभिकीय परिवार का मतलब होता है जहां बस एक लड़का, अभी यह आधुनिक समय में यह परिवार व्याप्त हुआ है या प्रचलन में है, जिसमें बगैर शादी के एक लड़का या बगैर शादी की एक औरत या लड़की रहती है, उसे एकल नाभिक परिवार कहते हैं। लेकिन इसमें दाम्पत्य मूलक परिवार में इसे कहेंगे नाभिकीय परिवार। नाभिकीय परिवार कहेंगे। नाभिकीय परिवार का तात्पर्य है कि हम विवाह के बाद, जैसे आधुनिक समाजों में देखा जाता है कि विवाह के बाद लड़का कहीं शहर में या कहीं औद्योगिक शहर में वह नौकरी कर रहा है, तो वह अपनी पत्नी के साथ वहाँ रहने लगता है एवं वह अपने मूल परिवार से कटकर अलग हो जाता है, जिसे नाभिकीय परिवार कहते हैं। इसमें पति पत्नी एवं अविवाहित बच्चे, इसमें पति पत्नी पति पत्नी पति पत्नी एवं अविवाहित बच्चे होते हैं। इसका तात्पर्य है कि इस परिवार में जो संबंध होता है वह पति पत्नी के ही बीच ज्यादातर या प्राथमिकता पर जोर देता है। ऐसे परिवार को प्राथमिक परिवार कहते हैं। इस ऐसे परिवार को नाभिकीय परिवार कहते हैं एवं उसे दाम्पत्य मूलक परिवार भी कहते हैं। दाम्पत्य का मतलब होता है, जब कभी कई बार शादियों के कार्ड देखेंगे, इस दाम्पत्य लोग बहुत बार आशीर्वाद भी देते हैं, या आप देखे होंगे कार्ड पे लिखा होगा इस दाम्पत्य जीवन को इस दंपत्ति को अपना अमूल्य आशीर्वाद दें, ऐसा उस पे लिखा होता है। तो ऐसे ही दाम्पत्य का मतलब ये होता है पति पत्नी का वैवाहिक जीवन, पति पत्नी का वैवाहिक जीवन। अगला सवाल है इसमें, अगला सवाल इसमें हम अगर देखें, रक्त मूलक परिवार भी होता है। रक्त मूलक परिवार भी होता है। रक्त मूलक परिवार यह लिंटन ने बांटा था। लिंटन ने परिवार के दो रूप बताए। पहला था विवाह मूलक और दूसरा रक्त मूलक। यही दो प्रकार के लिंटन ने विवाह के प्रकार बताए। इसके आगे सम्मिश्रित परिवार भी होता है। सम्मिश्रित परिवार भी होता है जिसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। वो वह जैसे अब आप देखे होंगे उसमें कई बार हम जैसे विवाह के प्रकार कई होते हैं। जैसे कि परिवार के प्रकार कई होते हैं। पहला होता है, जैसे मान लीजिए दाम्पत्य मूलक हो गया, ऐसे संयुक्त परिवार भी इसका अपोजिट होगा। रक्त मूलक हो गया तो विवाह मूलक भी होगा। तो सम्मिश्रित परिवार जो होते हैं, इसमें उन दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, जो आधुनिक समाज में बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसके आगे हम देखेंगे अगला सवाल आज का सवाल है, पितृतंत्र के विपरीत मातृतंत्र। पितृतंत्र के विपरीत मातृतंत्र। इसमें ऑप्शन है एक आनुभविक। इसमें ऑप्शन है, हम थोड़ा जूम करते हैं, सवाल का आंसर दिख नहीं रहा है इसमें। अब हम देखते हैं, प्रश्न है इस पे, प्रश्न है पितृतंत्र के विपरीत
मातृतंत्र कैसी अवधारणा है, इसका क्वेश्चन का मतलब यही है। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन ए है, एक अनुभाविक संकल्पना की बजाय एक सैद्धांतिक संकल्पना। दूसरा, एक सैद्धांतिक संकल्पना की बजाय एक आनुभविक संकल्पना। तीसरा है सार्वभौमिक घटना है। चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक। और पांचवा, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। इसमें ऑप्शन ए सही है, एक आनुभविक संकल्पना की बजाय एक सैद्धांतिक संकल्पना है। इसको हम लोग देखते हैं, जैसे पितृतंत्र के विपरीत मातृतंत्र इसलिए आया क्योंकि यह कोई अनुभव पे आधारित नहीं है, यह एक सैद्धांतिक संकल्पना है जो सिद्धांतों में ही, क्योंकि ऐसा अनुभव तो किया नहीं गया कि पितृतंत्र के विपरीत ही मातृतंत्र की उत्पत्ति हुई या देखा गया। इसके विपरीत, उसके विपरीत यह एक सैद्धांतिक संकल्पना है जो हम लोग सिद्धांतों में या आदर्श में ही पढ़ते हैं क्योंकि कोई अनुभव तो आज तक किया नहीं है कि मातृतंत्र कितना मजबूत है या पितृतंत्र कितना मजबूत है। ऐसा आज तक कोई संकल्पना या कोई ऐसा शोध या रिसर्च नहीं हुआ जिससे यह पता चले कि मातृतंत्र कितना मजबूत है और पितृतंत्र कितना मजबूत है। इसको आगे हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आज देखते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पितृवंशीय समाज का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा पितृवंशीय समाज का उदाहरण है? इसमें ऑप्शन ए है खासी, ऑप्शन बी है बैगा, ऑप्शन सी है मुंडा, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, खासी। ऑप्शन ए सही है, खासी। अभी मैं बताया था कि पितृवंशीय समाज में, पितृवंशीय जो समाज है यह कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है, जैसे जब हम उत्तर पूर्व की बात करें, नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय राज्य में, मेघालय में गारो खासी जयंतियम पाया जाता है। गारो खासी जयंतियम पाया जाता है। और दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में यह दक्षिण भारत में यह पाया जाता है केरल के नायर में। केरल के नायर में मातृवंशीय समाज का तात्पर्य है कि जहां पर मातृवंश या माता के वंश का हम लोग जो नाम होता है उसे ही वंश नाम को यूज करते हैं। जैसे कि एक कुछ समय कुछ लोगों को नहीं देखते हैं कि माँ के नाम से माँ का नाम पहले लिखते हैं, फिर पापा का नाम से वो जाने जाते हैं। ऐसे ही जो माँ का नाम पहले लिखते हैं वह जो माँ का नाम पहले लिखते हैं वह मातृवंशी होते हैं, माता के वंश के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय समाज में इसलिए ये सब चीजें नहीं देखने को मिलती हैं। जो सभ्य समाज है या हम कहें कि आधुनिक समाज है, उसमें यह जनजातीय समाजों में अभी भी प्रचलित है। कई जनजातीय समाज ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी माता को या उस घर की औरतों को ज्यादा, मतलब ऊपर या उनके आदर्श को ही सर्वमान्य माना जाता है। भारतीय परिवारों में जो आधुनिक परिवार हैं इसमें यह एक मतलब कहा जाता है कि जो हिंदू परिवार ही मतलब हिंदू परिवार ज्यादा है, जिसको पितृवंशीय पितृवंशीय समाज कहा जाता है, या भारतीय समाज को पितृवंशीय समाज कहा जाता है। भारतीय समाज पितृवंशीय समाज है। या यूं कहे कि पितृसत्तात्मक समाज है। इसमें अगला सवाल हम देखते हैं। जो मुंडा और बैगा है जो मुंडा और बैगा है इसमें सामान्यतः पितृवंशीय परिवार पाए जाते हैं, इन्हें पितृवंशीय कहा जाता है।
पितृवंशीय कहा जाता है। कहा जाता है या है, ये मतलब बात एक ही है। पितृवंशीय है, ऐसे हम लोग लिख लें, पितृवंशीय है। पितृवंशीय है, इसमें पितृवंशीय है। इसके आगे हम अगला सवाल देखते हैं। इसके आगे हम अगला सवाल देखते हैं। इसमें अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पारंपरिक सत्ता और तर्क संगत कानूनी सत्ता का विश्लेषण किया है? पहला ऑप्शन है मैक्स मुलर, ऑप्शन बी है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन सी सही है, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए। मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए। पहला इन्होंने बताया था पहला इन्होंने बताया था पहला इन्होंने बताया था तर्क संगत कानूनी सत्ता। दूसरा था इसमें इसमें दूसरा था चमत्कारी चमत्कारी सत्ता लिख सकते हैं, और तीसरा पारंपरिक सत्ता की इन्होंने बात कही थी। इसमें पहला था, हम लोग देखते हैं मैक्स वेबर के अनुसार, इसमें मान लेते हैं ये पहला हो गया पारंपरिक सत्ता, दूसरा तर्क कानूनी सत्ता, और तीसरा जो इसमें होगा वह चमत्कारी सत्ता था। चमत्कारी सत्ता है। इसमें इन्होंने जो आधुनिक नौकरशाही है उसे तर्क संगत सत्ता में रखा था। जैसे हम इसमें नौकरशाही को रख सकते हैं। नौकरशाही को रख सकते हैं। पारंपरिक सत्ता में जैसे कि पहले बहुत समय पहले हम राजा के आदेश को रख सकते हैं, या राजतंत्र को रख सकते हैं। इसमें हम राजतंत्र को रख सकते हैं। और चमत्कारी सत्ता का मतलब था, इसमें कुछ लोग जैसे हम गांधी को रख सकते हैं। अभी मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको भी हम रख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने अपने मतलब अपने चमत्कारिक सत्ता, या यूं कहें कि अपने चमत्कार से इन्होंने इन्होंने अपने आप को ऐसा नेता बनाया, या लोगों को बात मनवाई, जिससे लोग इनके पीछे मतलब अपना इन लोग मतलब इन लोगों को अपना नेता चुन लिया, या बहुत बड़े लेवल पे इनको मानने वाले हो गए। इसमें दूसरा है ऑप्शन मैक हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर को सामाजिक उद्विकास का जनक कहा जाता है। सामाजिक उद्विकास का जनक कहा जाता है। सामाजिक उद्विकास का जनक कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम सर्वप्रथम स्पेंसर ही संस्था शब्द का उल्लेख किया था। संस्था शब्द का उल्लेख किया था। एवं इसके आगे स्पेंसर ने स्पेंसर ने आगे कहा था, जो समाज में उपयुक्त स्थापित नहीं हो सकता उसे 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 वह समाज में रहने लायक नहीं है। जो समाज में उपयुक्त स्थापित नहीं हो सकता वह समाज में रहने लायक नहीं है। और स्पेंसर ने ही सबसे पहले सामाजिक संरचना में प्रकार एवं सामाजिक संरचना में प्रकार प्रकार सामाजिक संरचना में प्रकार का उल्लेख किया था। प्रकार शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। आगे चलकर प्रकार को ही
प्रकार्य शब्द को इस प्रकार आगे चलकर जो जो प्रकार्य है इसका मर्टन पार्सन ने और विस्तार किया। फिर ब्राउन आए, मेलिनोस्की और ब्राउन ने सांस्कृतिक प्रकारवाद की बात कही थी, जिसमें विशेषतः सांस्कृतिक प्रकारवाद में हम मेलिनोस्की को ही रखते हैं। आगे के सवालों में या आगे अभी जब क्लासेस चलेंगी तो उसमें उसमें हम आगे मेलिनोस्की, ब्राउन, इन सब चीज़ों को, इन सभी थिंकरों को देखेंगे। इसके साथ ही मैं अभी भी क्लास में बता रहा हूँ, रोज रिकॉर्डेड क्लासें होंगी। रोज क्लासेस ऑनलाइन जो क्लास लेगा, ऑनलाइन एडमिशन ले रहा है जो इस चंद्रा कोचिंग में, उसे ऐप पे क्लासेस मिलती रहेंगी एवं यूट्यूब पर ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन हर दिन मिलते रहेंगे। हर दिन मिलते रहेंगे। जो भी प्रैक्टिस सेशन होगा वह सब यूट्यूब चैनल पे, लाइव भी जब क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी तो एक समय रखा जाएगा और ऑनलाइन ऑनलाइन उस दिन लाइव आके यूट्यूब पे प्रश्न का डिस्कशन होगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें हम अब अगला सवाल देखते हैं। मैक्स मुलर को हम आगे अभी देखते हैं। लीजिए, अभी मैं बताया था और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा भी था बिहार पीजीटी 3.0 में, जिसमें नौकरशाही निम्नलिखित में से किस प्रकार का सत्ता है। अभी मैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में यही बताया कि नौकरशाही को मैक्स वेबर ने किस प्रकार के सत्ता में या किस प्रकार के संगतता में रखा था। जिसमें ऑप्शन ए है कानूनी, ऑप्शन बी है करिश्माई, ऑप्शन सी है पारंपरिक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसमें ऑप्शन ए सही है, कानूनी प्रकार की यह सत्ता है। मैक्स वेबर मैक्स वेबर मैक्स वेबर ने मैक्स वेबर ने पुश्तैनीवाद की भी बात इन्होंने कही थी। जैसे कि यह प्राचीन राजतंत्र में हुआ करता था। यह पुश्तैनीवाद जो उनकी एक अवधारणा थी, वेबर की एक अवधारणा थी। पुश्तैनीवाद 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 का तात्पर्य था, यह पुश्तैनीवाद सबसे पहले पुश्तैनीवाद जो था यह प्राचीन राजतंत्र का एक वो था। यह क्योंकि पुश्तैनीवाद का मतलब था जो पुश्तों से या परंपराओं के रूप में चला आ रहा है। जैसे कि जब तक जब तक ब्रिटेन में जब तक ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति या यूं कहें कि वहाँ राजतंत्र नहीं समाप्त हुआ, तब तक वहाँ पुश्तैनीवाद ही प्रचलित था। और आज भी अभी आप देखे होंगे कि वहाँ का जो राजा होता है, वहाँ राष्ट्रपति का कोई नामो निशान नहीं होता। राष्ट्रपति के तौर पे वहाँ जो राजशाही खानदान है उसी से आज भी एक राजा चुना जाता है। एक के मरने के बाद उनके बेटे या उनकी बेटी जो भी मतलब रहता है वह आता है और उस पद पे आसीन होता है। इसे ही पुश्तैनीवाद कहते हैं। मैं बताया था कि जो सत्ता होता है मैक्स वेबर ने 3 प्रकार में बांटा था, कानूनी, करिश्माई, पारंपरिक में इन्होंने बताया था। आगे अब हम देखते हैं, अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है 118वां और आज का 8वां सवाल है यह। हम इसमें देखते हैं, प्रश्न है आधुनिक समाज किसके द्वारा शासित होता है। इसमें ऑप्शन ए है कानून का शासन, ऑप्शन बी है कन्वेंशन, ऑप्शन सी है ईश्वरीय कानून, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन कानून का शासन यही सही है, क्योंकि जो आधुनिक समाज है वह संविधान से या अधिनियम से या सरकार द्वारा, राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों से शासित होता है एवं रेगुलेट किया जाता है। इसमें जो एक कन्वेंशन है, आप बहुत सुने होंगे, वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन एक पॉपुलर कन्वेंशन है, क्योंकि कन्वेंशन तब किया जाता है किसी बात को संरक्षित रखने के लिए।
संरक्षित रखने के लिए जो कन्वेंशन या समझौते होते हैं दो देशों के बीच, दो देशों के बीच हो सकते हैं, दो समूहों के बीच हो सकते हैं, दो गांवों के बीच भी किसी बात को लेकर कन्वेंशन होता है, लेकिन औपचारिक कन्वेंशन वही है जिसका लिखित एक प्रारूप बनता हो एवं लिख के उसको रखा जाता हो और पालन किया जाता हो। इसके बाद जो ईश्वरी कानून है, यह आज से मतलब प्राचीन समय में हम कहें या आज भी कुछ जैसे जनजातीय समाजों में ईश्वरी कानून की अवधारणा पाई जाती है। या आज भी हम यूँ कहें कि जो जो अनौपचारिक कानून होते हैं या अनौपचारिक जैसे कि अनौपचारिकता जो सभ्य समाजों में पाई जाती है, उसमें भी उसमें भी उसमें भी ईश्वरीय कानून देखने को मिलता है। जैसे कि कई सी चीज़ें ऐसा है मान लिया जाता है कि भगवान ने बनाया है, तो या भगवान द्वारा ये करेंगे तो भगवान ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरह की बातें देखे हैं, इसमें ईश्वरीय कानून उन्हें ही कहते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं अब। इसमें अगला सवाल है 119वां, जो आज का 9वां सवाल है। कुछ शक्तिशाली फर्मों द्वारा किसी बाजार या उद्योग पर प्रभावशाली नियंत्रण और प्रभुत्व को जाना जाता है। ऑप्शन ए है अल्पाधिकार, ऑप्शन बी है अराजकता, ऑप्शन डी है निरंकुशता, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, अल्पाधिकार। अल्पाधिकार जैसे कि आज देख रहे होंगे जैसे अभी हम देखें तो मैकडोनाल्ड का नाम सभी लोग जानते होंगे, ज़्यादातर लोग जानते हैं, अगर सभी लोग नहीं जानते हैं तो तभी 80% लोग या 90% लोग तो जानते होंगे मैकडोनाल्ड को। जो यह यह पिज्ज़ा एक कंपनी है जो आज पूरे विश्व में लगभग इनका वर्चस्व है। तो इन्होंने क्या किया कि यह शक्तिशाली जो फर्म है वह बाजार पर पिज्ज़ा के मार्केट में नियंत्रण स्थापित की हुई है। ऐसे ही हम अगर देखें जैसे जैसे अभी देखे होंगे कि कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ये कहा जाता है कि उनका इसमें वर्चस्व है। जैसे हम आज देखें तो भारत में कहा जाता है अडानी और अंबानी का कई विशेष क्षेत्रों में, निजी क्षेत्रों में उनका वर्चस्व है। तो इस तरह के वर्चस्व से अल्पाधिकार की भावना उत्पन्न होती है, जिसमें क्या होता है कि आज अभी कुछ समय पहले देखे होंगे जब एयरटेल और आइडिया, वोडाफोन या जो भी कंपनियां थी, वह जियो से अपने आप को पीछे रखती थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी यूजर कुछ समय पहले थे वो जियो के ही थे। भारत में जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उसमें जियो का वर्चस्व था, इसलिए अल्पाधिकार की मतलब उसमें अल्पाधिकार की भावना आ जाती है। कुछ ही लोग आज से 10-15 साल पहले जब हम लोग थे छोटे-छोटे, तो उस समय हम लोग देखे थे कि क्या था यूनिनार, टेलीनार, मतलब कई तरह की कंपनियां होती थी। अभी बीएसएनएल का देखिए, बीएसएनएल सरकार का होते हुए भी कितना पीछे है। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा चलने वालों में वोडाफोन, एयरटेल और जियो है। उसके बाद अगर चौथा नंबर किसी का आता है तो उसमें बीएसएनएल आता है। बाकी और कंपनियां लगभग समाप्त हो चुकी हैं। तो इनमें अल्पाधिकार होता गया। इससे क्या होता है कि समाज में या बाजार में महंगाई दर को ये बढ़ाते हैं। यह महंगाई को बढ़ाते हैं तो फिर क्योंकि इनका अल्पाधिकार होता है, कम लोग इस पे मतलब इन सब चीज़ों को उत्पादन करते हैं इन सब चीज़ों का। तो इस तरह से चीज़ें जो आती हैं वह समाज में महंगाई को उस चीज़ की महंगाई के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसमें हम अगला देखते हैं अराजकता। यह अराजकता जो है यह शासन से संबंधित है। इसको हम देखें शासन से जोड़ सकते हैं। जैसे कभी-कभी सरकार ऐसी काम कर देती है, जैसे कि जब आज से कुछ समय पहले 21 या 22 में जब किसान आंदोलन हुआ था 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, तो उसमें कहा गया कि किसान अराजकता फैला रहे हैं। जो सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया, तो उसमें कहा गया कि जो किसान लोग हैं वो अराजकता फैला रहे हैं। लेकिन यह सही नहीं था, क्योंकि बगैर पूछे सरकार ने
बगैर किसानों से राय लिए वह 3 कृषि कानूनों को इन्होंने बना दिया एवं लागू करने पे भी यह उतारू थे। तो यह इस तरह के काम अराजकता की स्थिति में आ जाती है। या ये नहीं देखते हैं कि जब 4 लोग जुड़ते हैं तो या कहीं आंदोलन होता है तो लाठीचार्ज हो जाता है, तो सरकार या जो पुलिस लाठीचार्ज की रहती है, शासन यही कहता है कि लोग अराजकता फैला रहे थे। उसके बाद इसमें ऑप्शन सी है निरंकुशता। यह शासन से संबंधित है, यह राजतंत्र या कानून के शासन से संबंधित है। जैसे आप सुने होंगे हिटलर, हिटलर कहा जाता है कि निरंकुश था, वह लोगों की नहीं सुनता था, वह न पार्लियामेंट को मानता था न किसी संविधान को, जो वह कहता था वही वो करता भी था। तो इसमें यह निरंकुशता से संबंधित है। इसमें हम अगला सवाल अब देखते हैं, आज 120वां सवाल और आज का 10वां। इसमें प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक इकोनॉमी एंड सोसाइटी में पुश्तैनीवाद का विश्लेषण किया था। अभी पुश्तैनीवाद की अवधारणा मैं दे ही रहा था, बताया ही था कि मैक्स वेबर का एक पुश्तैनीवाद की अवधारणा है जो इन्होंने अपनी पुस्तक इकोनॉमी एंड सोसाइटी में दी थी। ऑप्शन ए है पितरिम सोरोकिन, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन सी सही है, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने ही पुश्तैनीवाद की अवधारणा दी थी, पुश्तैनीवाद की अवधारणा दी थी, जो पुश्तैनीवाद मैं बता चुका हूं। तो हम अब देखते हैं सोरोकिन को। सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया था और सामाजिक परिवर्तन में इन्होंने सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया विशेष रूप से, जिसमें इन्होंने कहा संस्कृति 3 चरणों से गुजरती है। संस्कृति 3 चरणों से गुजरती है, आदर्शात्मक, भावात्मक और आदर्शवादी संस्कृति। हाँ, आदर्शवादी संस्कृति, भावात्मक संस्कृति और तीसरा भावात्मक संस्कृति। भावात्मक संस्कृति अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इन्होंने 3 संस्कृति बताए थे। जो इन्होंने दिया था, जो इनका सिद्धांत था उसे चक्रीय सिद्धांत कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया था, सामाजिक परिवर्तन का। अभी आगे इसमें सवाल है सोरोकिन से, तो उस पर तब तक मैं याद आएगा तो अभी बता रहा हूं। इसमें सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत जो इनका था, चक्रीय सिद्धांत उसका नाम था। चक्रीय सिद्धांत चक्रीय सिद्धांत पेंडुलम का सिद्धांत भी उसे कहते हैं। पेंडुलम का सिद्धांत, उसके आगे पेंडुलम का सिद्धांत, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था सोशल कल्चरल डायनामिक्स। इन्होंने लिखा था कल्चरल डायनामिक्स, एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने इन्होंने पुस्तक लिखी थी कल्चरल डायनामिक्स। तो इसके बाद इन्होंने एक पुस्तक और लिखी थी सोशल मोबिलिटी 1927 में, सामाजिक गतिशीलता जिसे कहते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा इन्होंने ही दी थी। सोरोकिन ने पुस्तक लिखी थी सामाजिक गतिशीलता। उन्नीस सौ सत्ताईस में पुस्तक लिखी गई थी। 1927 में पुस्तक लिखी गई थी। सामाजिक स्तरीकरण में भी इन्होंने योगदान दिया था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस चलेंगी वैसे वैसे हम लोग इन थिंकरों को पढ़ते जाएंगे एवं समाजशास्त्रियों को पढ़ते रहेंगे। अगला सवाल है 121। 121 इसमें हम देखते हैं निम्नलिखित में से किसने कुला एक्सचेंज का अध्ययन किया था। कुला एक्सचेंज क्या था? यह एक कुला एक्सचेंज जो था वह था, यह कई द्वीपों पे मेलेनेशिया के कई द्वीपों पे इसका अध्ययन किसने किया था? तो अभी मैं बता रहा हूं। इसमें ऑप्शन है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी है मार्शल मॉस, ऑप्शन सी है ब्रोनिस्लाव मेलिनोव्स्की और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ब्रोनिस्लाव मेलिनोव्स्की। ब्रोनिस्लाव मेलिनोव्स्की ने जो कुला रिंग था, इसका पूरा नाम है कुला रिंग एक्सचेंज।
इसका नाम है कूला रिंग एक्सचेंज। कूला रिंग एक्सचेंज, इसका इन्होंने मेलिनोविसिया के द्वीपों का अध्ययन किया था, जिसमें इन्होंने कुछ जनजातियों का अध्ययन किया एवं कहा, जैसे उसमें उनमें एक चैन बना था कंठार और कंठाहार और बाजूबंद का, और बाजूबंद का बाजूबंद जो होता है उसी का ये लोग आदान प्रदान करते थे। आदान प्रदान का मतलब था यह एक चैन था, यह जब एक लेता था तो यह दूसरे को आगे दे देता था, गिफ्ट के तौर पे था, फिर अगला तीसरे को दे देता था, फिर वह ऐसे यह चलता था। इसमें कई द्वीप शामिल थे। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कुलाज रिंग एक्सचेंज में कई द्वीप शामिल थे या यह केवल कुछ, या यह केवल एक या दो द्वीप पे ही शामिल होता था, तो ऐसा नहीं है। इसमें कई द्वीप शामिल थे वहां के, जिस पे यह कूला रिंग एक्सचेंज की अवधारणा होती थी। कूला रिंग एक्सचेंज जो था यह विनिमय पर आधारित था, यह विनिमय पर आधारित था। इसका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं होता था, इसका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं होता था। इसमें ये नहीं कि कोई बाजूबंद या कंठहार ले लिया तो वह ले जाके अपने घर रख ले, ऐसा कुछ नहीं है। वह आगे दूसरे को देगा एवं दूसरा उनको जो उसके पास बाजूबंद होगा वह उसे देगा। या कई बार ऐसा होता था हाथी दांत की बनी वस्तुएं भी आदान प्रदान की जाती थी, हाथी दांत की बनी वस्तुएं भी प्रदान की जाती थी। इसमें मार्शल मॉस जो थे, इन्होंने द गिफ्ट एक पुस्तक लिखा था, इन्होंने द गिफ्ट एक पुस्तक लिखा था, और वह तो जो द गिफ्ट था वह भी वह भी वह भी ऑस्ट्रेलिया के वह ऑस्ट्रेलिया के जनजातियों पर अध्ययन की गई एक पुस्तक थी। उसके ही अध्ययन पर इन्होंने वह पुस्तक लिखी थी, द गिफ्ट। इन्होंने द गिफ्ट लिखा था। इसके बाद एडम स्मिथ जो आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता माने जाते हैं, इनको इन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशन, आगे इनके से संबंधित अभी एक सवाल है वह मैं अभी बता दिया। द वेल्थ ऑफ नेशन एक पुस्तक इन्होंने लिखा था, और यह प्रश्न द वेल्थ ऑफ नेशन इसी पेपर में पूछा गया है, जो अभी आगे आएगा या कल तक, या कल हम जब अगला सवाल अगला इसका पार्ट देखेंगे उसमें वह आएगा। द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। हाँ, एडम स्मिथ जो थे वह आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता माने जाते हैं, वह आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता माने जाते हैं। एवं इन्होंने ही जो 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 दुर्खीम ने यूज किया था, श्रम विभाजन का जो सिद्धांत दिया था, सबसे पहले श्रम विभाजन का सिद्धांत का जो प्रयोग, जो श्रम श्रम विभाजन शब्द था उसे किसी ने दिया था, तो वह एडम स्मिथ ही थे, जिन्होंने एडम स्मिथ ने ही उस शब्द को दिया था। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है इसमें, अगला सवाल है बाजार विनिमय निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। जो बाजार विनिमय है वह किस पर आधारित है। ऑप्शन ए है संविदात्मक संबंध पर, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत संबंध, ऑप्शन सी है बाजार संबंध, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वह संविदात्मक संबंध है, क्योंकि जो बीपीएससी ने आंसर दिया था वह संविदात्मक संबंध ही दिया था, जो संविदात्मक संबंध ही दिया था। लेकिन जो संविदात्मक संबंध होते हैं उसमें तो दोनों की आवश्यकता होती है। ऐसे ही यह देखा गया कि जो बाजार विनिमय है उसमें भी दोनों को जरूरत है। जैसे मान लीजिए कि कोई चावल लेके गया यहाँ, और मैं बाजार आ रहा हूँ पैसे लेके, मुझे बाजार करना है। यहाँ चावल है मान लेते हैं, कहीं सब्जी है, कहीं सब्जी है, मान लेते हैं यहाँ आटा मिलता है, ऐसे ही दाल, मतलब इस तरह की चीजें मिलती हैं। और मैं मान लीजिए इधर से लोग आते हैं पैसा ले ले इन सब चीजों को,
इनके पास पैसे हैं, इनके पास पैसे हैं, इनके पास पैसे हैं और इनके पास सामान है। तो जैसे मान लीजिए जो चावल बेच रहा है, जो चावल बेच रहा है उसे सब्जी खरीदना है, तो सब्जी खरीदने के लिए तो पैसे चाहिए। जो सब्जी वाला है उसे आटा चाहिए, जो आटा वाला है उसे दाल। तो ऐसा तो है नहीं कि सब्जी वाला अपना सब्जी देके चावल ले लेगा, क्योंकि चावल वाले को तब सब्जी चाहिए, लेकिन सब्जी वाले को जरूरी नहीं है कि चावल चाहिए ही। उसे हो सकता है आटा या सब्जी आटा और दाल की जरूरत हो। तो यहाँ पैसा मतलब जो है यह संविदात्मक संबंध ही है। इसमें संबंध जो बन रहे हैं संविदात्मक है। तो इसमें क्या होता है कि पैसे से ही हर चीज यहाँ पे, भले ही सामान की जरूरत है लेकिन जरूरत नहीं है कि जो उसके पास हम बदले में है उसको बदले में लें। तो और इसमें अगला है व्यक्तिगत संबंध। व्यक्तिगत संबंध तो रिश्तेदारी में या ऐसे मित्रता में चलता है। फिर बाजार संबंध। बाजार संबंध यह होता है बड़े स्तरों पे, छोटे पे नहीं। जब आधुनिक समाजों में हम जाएंगे उसमें बाजार स्तर पाया जाता है, बाजार संबंध ही पाया जाता है। क्योंकि ये जरूरत नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि मुझे कोई सामान ही लेना है, मैं जब व्यापार करता हूँ तो मुझे उसके बदले पैसे चाहिए। तो फिर अगला सवाल हम अब देखते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं, द गिफ्ट, द फॉर्म एंड रीजन फॉर एक्सचेंज इन आर्किक सोसाइटीज। जो आर्किक सोसाइटीज है, पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें पूछा है पुस्तक के लेखक कौन है। तो पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है दुर्खिम, ऑप्शन बी है मार्शल मॉस, ऑप्शन सी है कार्ल पॉलिन और ऑप्शन डी है निम्नलिखित में से कोई नहीं, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही है, मार्शल मॉस। मार्शल मॉस ही मार्शल मॉस ही द गिफ्ट पुस्तक के लेखक हैं। मार्शल मॉस ही द गिफ्ट पुस्तक के लेखक हैं। मार्शल मॉस ही द गिफ्ट पुस्तक के लेखक हैं। मैं अभी बताया ही था कि मार्शल मॉस ही द गिफ्ट पुस्तक लिखे थे। और इसमें इन्होंने इन्होंने कैसे संबंध को मजबूत किया जाता है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जनजातियों का अध्ययन किया था, जहां पर इन्होंने पाया कि कुछ लोगों में क्या होता है कि वहां पे कुछ जनजातियां ऐसी हैं जिनमें मौन विनिमय होता है, एक दूसरे से बोलेंगे नहीं, झगड़ा हुआ है मौन विनिमय होता है। जैसे इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप आया और रात को यहाँ अपना सामान रख के चला गया उनके पास जो है, और एक ग्रुप और आया जो रात को ही अपना सामान यहाँ रख के चला गया। अब जो जरूरत इस ग्रुप को है जिस सामान की, यहाँ से उठा लेगा, और जो इस ग्रुप को जरूरत है वह यहाँ से उस सामान को उठा लेगा, और इस तरह से यह एक्सचेंज चलता रहता है। और इसे ही मार्शल मॉस ने इसका अध्ययन किया था और द गिफ्ट नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। इसमें दुर्खिम है। दुर्खिम ने श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था, आत्महत्या का सिद्धांत इन्होंने दिया। इन्होंने आत्महत्या का भी सिद्धांत दिया था। आत्महत्या में इन्होंने जब आत्महत्या का अध्ययन किया तो 11 देशों का अध्ययन किया था। उसके बाद श्रम विभाजन को इन्होंने सावयवी श्रम विभाजन एवं जैविक सावयवी श्रम विभाजन एवं यांत्रिक श्रम विभाजन में बांटा था। इन्होंने कहा था कि जैसे जैसे श्रम विभाजन को इन्होंने जनसंख्या पर आधारित माना, कहा कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी श्रम विभाजन का स्तर बढ़ता जाएगा एवं लोग व्यक्तिगत व्यक्तिगत कुशलता के साथ श्रम का विभाजन करेंगे। क्योंकि क्या होता है, पहले जब आदिम समाजों में हम देखते थे तो वहां पे हर काम हर काम हर आदमी कर सकता था, लेकिन जैसे जैसे आधुनिक समाज आया आता गया वैसे वैसे क्या हो गया कि काम का बंटवारा होता गया। इसमें क्या होता है, जैसे पहले जब जनसंख्या कम थी तो जो घर में मान लीजिए 4 लोग हैं तो उनको खेत भी जाना है, खेत में भी काम करना है, गाय को भी देखना है, भैंस को भी देखना है, उसमें पढ़ाई लिखाई जो भी वो लोग करते थे सब करते थे, सभी लोग मिल के करते थे। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक परिवार होता गया, आधुनिक समाज आता गया, आधुनिकता आती गई, जनसंख्या बढ़ता गया, वैसे वैसे क्या हुआ, जनसंख्या ने स्पेशलाइजेशन अपनी अपनी विशेषज्ञता के आधार पर अपने अपने कार्यों को चुना एवं कार्यों को बांट दिया। इसके बाद कार्ल जो पॉलिनी है इनको हम
अलग से देखेंगे क्योंकि इन पे भी कुछ सवाल और आए हुए हैं। फिर हम अगला सवाल देखते हैं इसमें, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक व्यवहार का गैर आर्थिक निर्धारक है? इसमें पूछा है कौन सा ऐसा इसमें जो कारक है, आर्थिक कारक है, आर्थिक कारक है, आर्थिक व्यवहार है, वह गैर आर्थिक निर्धारक है। तो ऑप्शन ए है इसमें धार्मिक मूल्य, ऑप्शन बी है विचारधारा, ऑप्शन सी है भावनाएं, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, डी सही है, धार्मिक मूल्य, विचारधारा और भावनाएं, यह तीनों गैर आर्थिक निर्धारक तत्व हैं। यह यह इन तीनों से आर्थिक व्यवहार का तो संबंध है, आर्थिक व्यवहार का संबंध है, लेकिन यह गैर निर्धारक कारक माने जाते हैं। जैसे आर्थिक कारक में व्यापार करना, व्यापार, कृषि, वाणिज्य, वाणिज्य उसी को ही व्यापार कहते हैं, वाणिज्य, ये सब आएगा। लेकिन विचारधारा, लोकाचार, लोकगीति, संस्था, लोकरीति, इन सब मनोरंजन, यह जो सब है, जैसे मनोरंजन से भी आर्थिक कार्य संबंधित है। जैसे कि जब हम लोग मेले में जाते हैं तो बहुत लोग सर्कस दिखाते हैं तो पैसा भी कमाते हैं, लेकिन वह गैर आर्थिक निर्धारक है, अर्थव्यवस्था का वह गैर निर्धारक आर्थिक निर्धारक है। उसके बाद हम अगला सवाल अब देखते हैं इसमें, अगला सवाल देखते हैं इसमें। सवाल है निम्नलिखित में से किसने जजमानी व्यवस्था के महत्व पर जोर दिया है? जजमानी व्यवस्था के महत्व पर जोर दिया है। ऑप्शन ए है योगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी है कैथलीन गफ, ऑप्शन डी है WH वाइजर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन सी सही है, WH वाइजर। WH वाइजर ने ही सर्वप्रथम करीमपुर गांव का अध्ययन करके, इन्होंने सर्वप्रथम करीमपुर गांव का अध्ययन करके करीमपुर गांव है कहाँ? करीमपुर गांव गांव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक गांव है जहां इन्होंने जजमानी व्यवस्था का इन्होंने अध्ययन किया एवं उसका सर्वप्रथम इन्होंने उल्लेख किया एवं एक पुस्तक लिखी थी, हिंदू जजमानी सिस्टम। हिंदू जजमानी जजमानी सिस्टम। इसमें इन्होंने देखा कि जो अभी भी देखे होंगे, जो गांव में जब शादी विवाह होता है तो उसमें बाल काटने का काम नाई करता है, बाल काटने का काम नाई करता है। जो धार्मिक कर्मकांड होते हैं उसके लिए ब्राह्मण को रखा जाता है। इसमें दो शब्द बहुत प्रचलित थे, जजमान और कामिन, जजमान और कामिन, जिसमें दो शब्द बहुत थे। जजमानी व्यवस्था जो था इसमें दो शब्द प्रचलित थे, जजमानी व्यवस्था में दो शब्द प्रचलित थे, जजमान और कामिन। जजमान का तात्पर्य था जो वह सेवा लेता था, यानी कि मान लीजिए जैसे कथा कहवाना है तो मैं अपने घर ब्राह्मण को बुलवाया तो मैं जजमान हूं, और कमिन का काम ब्राह्मण का है। लेकिन लेकिन यहाँ एक लेकिन ब्राह्मण को कमिन नहीं कहा जाता था, ब्राह्मण को कमिन नहीं कहा जाता था। यह कमिन जो शब्द था यह छोटी जातियों के लिए या सेवा देने वाली छोटी जातियों के लिए प्रयोग होता था।
जैसे बाल काटने का काम नाई करता था, बाल काटने का काम नाई करता था। कचरा उठाने का काम जो तथाकथित क्षुद्र, उस समय वर्ण व्यवस्था में जो क्षुद्र लोगों का था वो लोग करते थे, क्योंकि यह जन्म पर ही आधारित व्यवसायों का बंटवारा था, जन्म पर ही आधारित व्यवसायों का बंटवारा था। तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग वाइजर ने किया था। उसके बाद जो कैथलिनगफ थे, यह तंजौर गांव का अध्ययन किए थे एवं इन्हें भारत का कार्ल मार्क्स कहा जाता है। कैथलिनगफ को कार्ल मार्क्स कहा जाता है, भारत का कार्ल मार्क्स कहा जाता है। योगेंद्र सिंह चारमुखेरा गांव का अध्ययन किए थे। योगेंद्र सिंह जो है यह चारमुखेरा गांव का अध्ययन करते हैं एवं इन्होंने पुस्तक लिखी थी द मॉडर्न ट्रेडिशनल सोसाइटी इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उसके बाद कैथलिनगफ को हम और डिटेल से आगे पढ़ेंगे। उन्होंने तंजौर जिले में अध्ययन किया था, जो दक्षिण भारत में है। इसके आगे अब हम देखते हैं आज का 16वां सवाल, 16वां प्रश्न एवं पारंपरिक भारतीय समाज में जजमानी प्रथा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? अभी मैं बताया ही कि यह वस्तु विनिमय पर आधारित थी। जब पहले देखे होंगे जब जो नाई था बाल काटता था तो उसको साल में वह हमेशा पैसे नहीं लेता था, उसे कपड़े दे दिए जाते थे या धान गेहूं जो भी होता था तो उसे दिया जाता था। पैसे की भी जब जरूरत होती तो उसे पैसा भी दिया जाता था, अनाज दिया जाता था। इसी तरह जो कुम्हार थे, बर्तन बनाने वाले, जब बर्तन देते थे तो उनको विशेष पर्व पर कुछ कपड़े, पैसे और अनाज दिया जाता था एवं शादियों में भी ऐसा ही किया जाता था। इसमें ऑप्शन ए है नगद अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है उपहार विनिमय, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन बी सही है, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था। इसमें वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था जजमानी व्यवस्था में जो संबंध जिस पर आधारित था वह वस्तु विनिमय आधारित व्यवस्था पर आधारित था, संबंध पर आधारित था। नगदी अर्थव्यवस्था जो है उसे आधुनिक अर्थव्यवस्था हम कह सकते हैं, क्योंकि आज हम जो भी सामान खरीदते हैं तो उसे यह नहीं कहते कि ठीक है आपके पास चावल है तो मुझे चावल दे दीजिए, मुझसे गेहूं ले लीजिए, उसे पैसा देने पड़ता है। वह कहीं और गेहूं ले लेगा, नहीं है तो उसके पास चाहे आटा नहीं है तो। ऐसे ही जो उपहार विनिमय है, अभी हम लोग जो ऊपर पढ़े थे कुला एक्सचेंज था वह यही था, उपहार विनिमय पर ही वो आधारित है, उपहार विनिमय पर ही वो आधारित है, जिसका अध्ययन मेल्नोव्स्की ने किया था। इसके बाद जो ऑस्कर लेविस थे उन्होंने भी जजमानी प्रथा पर लिखा था। एक परिभाषा उन्होंने दिया था कि जजमानी प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो आज से नहीं प्राचीन काल से जाति को बनाए रखे हुए एवं भारतीय ग्रामीण समाजों में ही यह प्रचलित है एवं पाई जाती है। इसके आगे यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ही पाया जाता है या आज भी अभी ऐसा है कि जो नाव का काम होता है शादी विवाहों में, वह शादी विवाहों में ऐसा करता है। उसके बाद जो बर्तन धुलने वाले होते हैं गोंड, उन्हें भी रखे जाते हैं। जैसे जाति जो होती है गोंड, बर्तन धोने वाले को भी रखते हैं। बर्तन जो मिट्टी का बर्तन पहुंचाने वाले को हम लोग कुम्हार कहते हैं, वह भी आज इस तरह की व्यवस्थाएं भारतीय समाज में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आज भी प्रचलित है, जहां थोड़े बहुत मात्रा में जजमानी प्रथा या जजमानी व्यवस्था देखने को हमें मिलती है। आगे हम अगला सवाल इसमें अब देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह अभी मैं बताया था कि द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, ऑप्शन ए है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी है गार्डन मार्शल, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही है एडम स्मिथ। इसी पुस्तक में एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन में ही आधुनिक अर्थव्यवस्था का उल्लेख किया
एवं इन्हें एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। आधुनिक आधुनिक अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। इन्होंने ही जो दुर्खिम ने श्रम विभाजन शब्द जो श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था, उसे सबसे पहले एडम स्मिथ ने ही श्रम विभाजन का सिद्धांत या श्रम विभाजन शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने ही किया था। इसमें गार्डन मार्शल को हम लोग आगे देखेंगे। इसमें दादा भाई नौरोजी ने जब इन्होंने भारत जब गुलाम था, अंग्रेज हम पे जब शासन करते थे, तो उस समय इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जो पुस्तक था धन का धन का बहिर्गमन का सिद्धांत। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत। यह एक पुस्तक लिखी थी। इसका मतलब था धन के बहिर्गमन का जो सिद्धांत यानी कि इनकी जो पुस्तक थी, उसमें इन्होंने बताया था कैसे अंग्रेज भारतीयों का पैसा बिना रोक टोक के या मतलब यहाँ से बहाकर वह ब्रिटेन में लेके जा रहे हैं एवं उसका यहाँ पर कोई उपयोग उन्होंने नहीं किया था। इसके आगे हम अगला सवाल अब देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा कोई वस्तु जो उपयोगी वस्तु नहीं थी वो उपयोगी वस्तु बना दिया जाता है और वह बाजार अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाती है, को क्या कहते हैं? इसमें ऑप्शन है ए पणीकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं कमोडिटाइजेशन। कमोडिटाइजेशन स्पेलिंग है कमोडिटाइजेशन। ऑप्शन बी है उत्पादन, ऑप्शन सी है उद्यमशीलता, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, पणीकरण, कमोडिटाइजेशन। कमोडिटाइजेशन एक ऐसी अवधारणा है जिसको जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु बाजार योग्य नहीं है, बाजार में बिकने के योग्य नहीं है, लेकिन पणीकरण के माध्यम से उसे बाजार उपयोगी वस्तु बना दिया जाता है एवं बाजार के वह बिकने के योग्य हो जाती है, उसे पणीकरण कहते हैं। इसके बाद इसमें उत्पादन जो है यह कृषि से संबंधित है या यूं कहें किसी फैक्ट्री से भी संबंधित हम इसे मान सकते हैं। जैसे उत्पादन का मतलब होता है, मान लेते हैं कि हम कृषि से भी बोले थे, तो कृषि से मतलब है कि एक किसान जब मान लीजिए अभी चावल का धान का सीजन है तो चावल का ही उत्पादन करेगा। ऐसे ही जब हम फैक्ट्री के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो जैसे चावल से कई सी चीजें बनाना, वह इसका क्या मतलब है कि जब वही चावल जब हम किसान से खरीदते हैं तो सस्ता होता है और जैसे फैक्ट्री उसका अन्य सामान बनाकर जब बेचती है तो उसे महंगे दामों में बेचती है। इसके बाद उद्यमशीलता, यह जो उद्यमशीलता है इसमें नए जो फैक्ट्री या कंपनियां लगाई जाती हैं उसमें जब जब जोखिम शामिल हो, जब किसी काम को करने में जोखिम शामिल हो, किसी उद्योग की स्थापना में जब जोखिम शामिल होता है उसे उद्यमशीलता कहते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप। इसमें क्या होता है कि कई बार ऐसा भय बना रहता है कि जो हम काम कर रहे हैं वह आगे चल पाएगा या नहीं। पणीकरण की जो अवधारणा थी इसको सबसे पहले मार्क्स ने दिया था, मार्क्स की दी हुई अवधारणा है। उसके आगे अब अगला सवाल देखते हैं। इसके आगे अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, एक ऐसा निकाय जो एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत बल के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है।
जैसे कोई भी ऐसी संस्था है, निकाय से मतलब हम संस्था रख लेते हैं, कोई भी एक ऐसी संस्था है जो विधि पूर्वक मतलब कानूनन वह किसी पर एकाधिकार सफलतापूर्वक एकाधिकार स्थापित करती है या दावा करती है कि मैं इस पे दावा करती हूं या दावा करता हूं, उसे किस रूप में जाना जाता है? उसे किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है राज्य, ऑप्शन बी है राष्ट्र, ऑप्शन सी है सरकार, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, राज्य। राज्य जो है यह एक मान लेते हैं कि यह राज्य राज्य जो है यह विधि सम्मत बल का प्रयोग करने के लिए सफलतापूर्वक दावा यह कर सकता है, क्योंकि जो भी काम सरकार को कभी मत लीजिए, क्योंकि जो सरकार होती है वह राज्य की ही सरकार होती है। और जैसे कि आज हम जब कोई भी काम होता है तो हम कहते हैं कि मोदी जी ने यह काम किया भारत के लिए, लेकिन जब मोदी जी के बाद जाने के बाद तो ऐसा तो है नहीं कि जो उन्होंने ब्रिटेन में या अमेरिका में, नेपाल में जहां भी जाते हैं वहां कोई अगर वह समझौता करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ समय बाद नेपाल से हम जो समझौता किए वो जब मान लेते हैं कि मोदी जी चले गए कि नहीं जीत के आ पाए, तो ऐसा तो है नहीं कि नेपाल भारत सरकार जो अगली सरकार जो आएगी हो सकता है और राहुल गांधी चाहे जो भी बने, ऐसा तो कह नहीं सकते कि नहीं समझौते को रद्द करते हैं क्योंकि इस समझौते का संबंध मोदी जी से है। नहीं, कभी भी भारत सरकार के नाम से, भारत के नाम से या उस राज्य जैसे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे राष्ट्र को राज्य के नाम से जाना जाता है, नेशन नहीं कहते वहां पे स्टेट के नाम से उसे हम डिनोट करते हैं या चिन्हित करते हैं, जिसे जाना जाता है। इसके बाद राज्य की चार महत्वपूर्ण विशेषता, चार महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, चार महत्वपूर्ण तत्व हैं। इसके बिना राज्य बन ही नहीं सकता। पहला है संप्रभुता, दूसरा है क्षेत्र, तीसरा है लोग, और इसमें चौथा है संप्रभुता, क्षेत्र, लोग। चौथा इसमें आता है, चौथा इसमें चौथा चौथा है कानून। इसके बिना कभी भी एक राज्य अपने अपने अंगों को इन इन तत्वों के बगैर राज्य अपने आप को राज्य स्थापित नहीं हो सकता, राज्य स्थापित नहीं हो सकता। इसमें संप्रभुता हो गया, हम इसको फिर सही करते हैं। पहला हो गया संप्रभुता, दूसरा है इसमें जनसंख्या मतलब लोग हो गए, तीसरा कानून नहीं आएगा, कानून तो जब सरकार रहेगी तब आएगी। तो चौथा इसमें होगा सरकार, और क्षेत्र कभी भी भूभाग के ही परिप्रेक्ष्य में रखा जाएगा तो इसमें भूभाग होगा। राष्ट्र जो है वह एक यह भावनात्मक लगाव, राष्ट्र जो है वह भावनात्मक लगाव से होता है। जैसे कि जब हम देखते हैं कि किसी से कहते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं कुछ हो रहा है तो भारत में जब कहीं विदेशी आक्रमण या किसी भी प्रकार का कुछ होता है तो हम ये नहीं कहते कि हम उत्तर प्रदेश के हैं, हम वहां कहते हैं कि हम भारत के हैं। भारत से मतलब है कि एक इमोशंस जुड़ा है राष्ट्र से। कभी भी जब राष्ट्र की भावना जब आती है वह इमोशन से जुड़ी होती है, लेकिन कभी भी हम अंतरराष्ट्रीय लेवल पे नहीं जाके कह सकते कि हम भारत राष्ट्र से आए हैं, ये नहीं कह सकते। हम कहेंगे हम भारत के या भारतीय स्टेट से आए हैं, क्योंकि हमेशा जब इंटरनेशनल स्तर पे जब बात होगी तो वहां राज्य या स्टेट की ही बात होती है, न कि नेशंस की।
हम आगे अगला सवाल इसमें देखते हैं। इसमें अगला सवाल देखते हैं। इसमें आज का यह लास्ट सवाल है। इसमें हम देखते हैं मैक्स मूलर निम्नलिखित में से किसे धर्म का प्रारंभिक स्वरूप मानते हैं। जो मैक्स मूलर थे, वह मैक्स मूलर एक ऐसे वैज्ञानिक थे, समाज वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अनेक, या यूं कहें कि जब जो समाजशास्त्र का या उससे पहले जब धर्म पे डिबेट हो रहा था, तब उन्होंने उसमें हिस्सा लिया एवं उसमें भी उन्होंने अपनी भागीदारी दिखाई थी। ऑप्शन ए है प्रकृतिवाद, ऑप्शन बी है एकेश्वरवाद, ऑप्शन डी है जीववाद, ऑप्शन सी है जीववाद, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए सही है, प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद की अवधारणा सबसे पहले मैक्स मूलर ने ही दी थी। मैक्स मूलर ने ही दी थी एवं मैक्स मूलर ने कहा जो प्रकृतिवाद का प्रकृतिवाद है वह धर्म के रूप में, या यही धर्म था जो सबसे पहले धरती पर धर्म के या पूजे जाने के रूप में इसका इसका उद्भव हुआ था। जो जीवित सत्तावाद है इसे टाइलर ने दिया था। टाइलर ने दिया टाइलर ने जीवित सत्तावाद की अवधारणा दी थी एवं उन्होंने कहा जो जीवित सत्तावाद है या जिसमें भी सजीवता या सजीव जो भी वस्तुएं सजीव हैं उसको इन्होंने पवित्र एवं धार्मिक वस्तु या धर्म मान लिया था। लेकिन मैक्स मूलर ने प्रकृतिवाद को ही धर्म का प्रारंभिक स्वरूप माना एवं कहा जो धर्म प्रकृतिवाद से तात्पर्य था जब प्रकृतिवाद का तात्पर्य था जैसे नदी, यह प्रकृति की देन है, पहाड़ पर्वत, पहाड़ और पर्वत में अंतर है, पहाड़ और पर्वत। उसके बाद सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, इन सब चीजों को ही मैक्स मूलर ने प्रकृतिवाद कहा, जिसमें प्रकृति की पूजा की जाती है, वृक्ष की पूजा की जाती है, वृक्ष की पूजा की जाती है। इन सब चीजों को ही मैक्स मूलर ने धर्म कहा था एवं धर्म का प्रारंभिक स्वरूप ही उसे ही माना था। आज की क्लास यहीं रोकते हैं, फिर मिलेंगे कल। इसके आगे के अभी 20 क्वेश्चन या 20 प्रश्न और बचे हुए हैं जो कल किया जाएगा एवं आप लोग जितना जल्दी हो, क्योंकि अभी जीआईसी और जीआईसी की भर्ती आने वाली है, यूपी जीआईसी की भर्ती आने वाली है, उसी के साथ यूपी जीडीसी जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो भर्ती है वो भी आने वाली है, जिसमें लगभग 1298 सीटों पर यह भर्ती आएगी। 1298 सीटों पर जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आएगी। एवं अभी पेपर में आया था कि 10 अगस्त से इसके भी फॉर्म भरे जाएंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं रोकते हैं। थैंक यू।